फिनलैंड का नेटो में शामिल होना तय है, जिसके बाद नेटो के कुनबे में बढ़ोतरी होने वाली है। आइए अब आपको नेटो के बारे में बताते हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपको देते हैं, एक एक करके आपको बताएं कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी, क्यों इसे बनाया गया था। सबसे पहले आपको बता दें कि इस नेटो को स्थापित किया गया था 4 अप्रैल 1949 में और तब इसके संस्थापक देशों की संख्या 12 थी। सैन्य गठबंधन और दफ्तर इसका कहां पे है? ब्रसेल्स यानी बेल्जियम में। तो ये किस मकसद से बनाया गया था ये भी हम आपको बताएंगे। सदस्य देश मौजूदा वक्त में कितने हैं? 30 है और भाषा इसकी है अंग्रेजी और फ्रेंच। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, हम इसकी सेना की बात करें तो 30 लाख से अधिक है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य देश शामिल है और जो फिनलैंड शामिल होने वाला है उसके बाद 31 हो जाएगी नेटो देशों की संख्या। अब अगर हम बजट की बात करें तो देखिए, जो बजट है वो है 97 लाख करोड़, ये इसका बजट है। इसके अलावा महासचिव इनके हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। तो नेटो के बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। इधर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा दावा किया जा रहा है कि नेटो रूस पर सीधा हमला कर सकता है, जिसकी तैयारी यूक्रेन से लेकर रोमानिया तक चल रही है। वहीं रूस भी हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बखमूत में नेटो की सबसे बड़ी हार। Сьогодні вранці російські терористи ударили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, 2 загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам, від Сумщини до Донбасу, від Харківщини, Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях पुतिन के सीने में नेटो का खंजर। पश्चिमी देशों के दावों के मुताबिक जंग में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। कुछ दावों के मुताबिक रूस के 5000 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस हारने की बजाय जीत रहा है। अब दावे किए जा रहे हैं कि नेटो रूस पर सीधा हमला करने जा रहा है, जिसकी तैयारी यूक्रेन से लेकर रोमानिया तक चल रही है। जरा देखिए, क्या नेटो पुतिन के सीने में खंजर मारने के लिए क्या करने जा रहा है। रोमानिया और यूक्रेन की सीमा से सटे डेन्यूब डेल्टा इलाके में नेटो ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर के मुताबिक नेटो से जुड़े 12 देश रूस के खिलाफ सीधी जंग करने जा रहे हैं। नेटो ने रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया और स्लोवाकिया को युद्ध में उतारने का फैसला कर लिया है, जबकि 12 देशों में सबसे आगे अमेरिका बताया जा रहा है, जो रूस पर हमला करने का नेतृत्व करेगा। कुल मिलाकर नेटो से जुड़े 12 देशों के 3400 सैनिक रूस के खिलाफ जंग में कूदने जा रहे हैं। बखमूत में नेटो की सबसे बड़ी हार। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नेटो ने रूस पर हमला करने में देरी नहीं कर दी है? जिस नेटो की 54 लाख फौज है, वो रूस की 13 लाख सैनिकों पर हमला करने की हिम्मत पिछले 400 दिनों में क्यों नहीं दिखा पाया? अब तो बखमूत में वैगनर लड़ाकों ने वैगनर ग्रुप और रूस के झंडों को फहराना शुरू कर दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि रूस ने यूक्रेन और नेटो को हराकर यूक्रेन के बखमूत पर कब्जा कर लिया है। जरा इस वीडियो को देखिए। वैगनर चीफ येवेगनी प्रिगोजिन दावा कर रहा है कि उन्होंने बखमूत में यूक्रेन की सरकारी इमारत पर रूसी झंडा फहरा दिया है। वैगनर चीफ ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बम धमाके में मारे गए पुतिन समर्थक ब्लॉगर व्लादिमीर टाटार्स्की की मौत का बदला ले लिया है, यानी यूक्रेन और नेटो से बदला। 1 साल से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन की जंग में वर्ल्ड वॉर 2 के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यूक्रेन का साथ देने वाले 80 देश भी रूस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। पैदल बुद्धि का तगमा हासिल करने वाले ज़ेलेंस्की को अमेरिका समेत नेटो में शामिल 30 देशों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। बखमूत में नेटो की सबसे बड़ी हार। Сьогодні російські терористи знову ударили по Костянтинівці, Донецької області. По звичайних житлових кварталах 6 людей вбито цим російським обстрілом, 3 жінки, 3 чоловіка. Звичайні люди, звичайне містечко на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих.
Ще 11 людей отримали поранення. Росія застосувала проти Костянтинівки. जमीन पर यूक्रेन अपने सैनिकों को दम पर रूस से मुकाबला कर रहा है, जबकि नेटो रूस को हराने के लिए 400 दिन बाद अभी भी युद्धाभ्यास ही कर रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब तक नेटो रूस पर हमला करेगा, तब तक तो रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी कब्जा कर लेगा। अब देखते हैं नेटो रूस पर हमला कब और कैसे करता है। रूस को कमजोर करने के लिए नेटो लगातार चाल चल रहा है। उसने रूस के 2 पड़ोसी देशों स्वीडन और फिनलैंड को उसका दुश्मन बना दिया। नेटो इन दोनों देशों के जरिए रूस की सुरक्षा को खोखला करने की प्लानिंग कर रहा है और यही वजह है कि फिनलैंड का नेटो सदस्य बनना तय माना जा रहा है। संभावना यह है कि फिनलैंड का पड़ोसी देश स्वीडन भी जल्द नेटो में शामिल हो सकता है। तो रूस को उत्तर की तरफ से घेरने की तैयारी में नेटो है और इसीलिए फिनलैंड को शामिल किया जा रहा है। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाकर घेरने की तैयारी चल रही है और कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस को खौफ है कि उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा देश है। ऐसे में अगर नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है और इस वजह से बाल्टिक सागर में रूस का आना जाना मुश्किल हो सकता है। और यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार पर भी, बिजनेस पर भी असर पड़ेगा और रूस इसी वजह से नहीं चाहता कि नेटो उसकी उत्तरी सीमा तक पहुंच सके। फिनलैंड इसी हफ्ते नेटो मिलिट्री गठबंधन में शामिल हो रहा है। पुतिन की लाख वार्निंग के बावजूद फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मैरिन ने यह फैसला किया है और ऐसे में बेलारूस में तैनात हो रहे पुतिन की परमाणु बम को लेकर खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि नेटो का विस्तार रूस को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। बेलारूस और लाटविया के बॉर्डर के बीच की दूरी 172 किलोमीटर है। बेलारूस से लिथुआनिया के बॉर्डर के बीच की दूरी भी 171 किलोमीटर के करीब है। बेलारूस से पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 419 किलोमीटर है। नब्बे दिन और बस 90 दिन, फिर न महायुद्ध की नौबत रह जाएगी, न जवानों का खून बहेगा, न कूटनीति होगी, न आलोचना की गुंजाइश होगी। एक धमाका होगा और सब तबाह, धुआं धुआं और सिर्फ धुआं। नेस्त नाबूद हुई इन इमारतों को कब्रगाह में बदलते आप देख रहे हैं ना। ये यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत की तस्वीरें हैं। कुछ भी नहीं बचा। जिंदगी सेकंड के जलजले में जल गई। युद्ध की विभीषिका में 6 लोग राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अधूरी ख्वाहिशों की बलि चढ़ गए। बखमूत में भी यही हुआ, सोलेदार में भी यही हुआ, अब दीविका में भी ऐसा ही हुआ, लुहांस्क में भी यही हुआ। कहीं कुछ नहीं बचा है। ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन के आम लोगों की मौत का सबब बन गई। शहर दर शहर कफन ओढ़कर सो गए। इससे भी ज्यादा भयावह तस्वीर उस वक्त होगी जब बेलारूस से रूस की मिसाइल परमाणु हथियार लेकर लाटविया, लिथुआनिया या पोलैंड की ओर उड़ेंगी। कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद ये कभी भी हो सकता है। ये वही तारीख है जिस दिन पुतिन के ऐलान के मुताबिक बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कंप्लीट हो जाएगी। पहले पुतिन ने कहा बेलारूस में तैनात होंगे रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार। अब बेलारूस में रूस के राजदूत बोरिस ग्रीज़लव ने ऐलान किया है कि जिन परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में हो रही है, उसका रुख बेलारूस में पश्चिमी हिस्से में किया जा रहा है। बेलारूस के पश्चिम का नक्शा आप समझ चुके हैं कि पुतिन के टारगेट पर लाटविया,
लिथुआनिया और पोलैंड तीनों हैं। ये तीनों देश नेटो के सदस्य देश हैं। तीनों को पुतिन एक साथ रौंदना चाहते हैं, क्योंकि ये देश छोटे से ही ज़ेलेंस्की की जिंदगी की तरह युद्ध की सांस बने हुए हैं। पश्चिमी देशों से हथियारों की खेप जो यूक्रेन पहुंचती है, उसकी मेन लाइन पोलैंड है। पोलैंड के रास्ते हथियार पहुंचना बंद होने का मतलब है यूक्रेन की सेना का मेन रसद कनेक्शन काट देना। पुतिन ये काम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से करना चाहते हैं। लातविया और लिथुआनिया उन देशों में शुमार है जिन्होंने यूक्रेन को अपने से जितना बन सका सपोर्ट किया। रूस की सीमा के पास ये छोटे देश नेटो के ठिकाने हैं। पुतिन इन ठिकानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, क्योंकि तभी ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी बंद हो सकेगी और युद्ध का निष्कर्ष निकल पाएगा। पुतिन की टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल वाली चाहत और पोलैंड के बॉर्डर के बीच नेटो बैठा है। दुनिया के किसी भी देश के लिए एक साथ 30 देशों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पुतिन के पास विकल्प कम बच गए हैं। उनके और उनके बेहद खास दिमित्री मेदवेदेव हों या बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की परमाणु धमकी हो, इन धमकियों का असर नहीं हो रहा। अभी 2 दिन पहले लुकाशेंको ने फिर परमाणु धमकी दी है। सुनिए। Не переступим инициативно границу Беларуси. Никогда. Нам достаточно своей земли. Я только что говорил о демографической безопасности. Дай Бог нам в 2 раза больше людей на этой территории, чем есть сейчас. यही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से भी एक हाथ आगे हैं। उनका कहना है कि वो चाहेंगे कि रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तैनात करें। मतलब टैक्टिकल हथियारों का निशाना सिर्फ पोलैंड, लाटविया या लिथुआनिया ही क्यों, फिनलैंड और स्वीडन तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को बेलारूस में क्यों न तैनात किया जाए। बेलारूस इस वक्त रूस यूक्रेन जंग का पावर सेंटर बन गया है। बेलारूस ने पिछले साल रूस को इजाजत दी थी कि वो अपने सैनिकों को उसकी जमीन से यूक्रेन भेज सकता है। न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर रूस ने बड़ा ऐलान किया है। बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती ठीक उसी तरह करेगा जैसे अमेरिका ने नेटो देशों में अपने परमाणु बम तैनात किए हैं। (1990) के बाद पहली बार देश से बाहर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर रूस ने क्या कहा है समझिए। क्योंकि अमेरिका चाहकर भी इस परमाणु हथियारों की तैनाती से रूस को रोक नहीं पाएगा। रूस का कहना है कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती ठीक उसी तरह होगी जैसे अमेरिका ने नेटो देशों में अपने परमाणु बम तैनात किए हैं। अमेरिका के दुनिया भर में कितने परमाणु ठिकाने हैं उसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन पहले पुतिन परमाणु बम और बर्बादी के बीच बैठे नेटो का चार्टर क्या कहता है, देख लीजिए। क्योंकि नेटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी सदस्य देश एकजुटता के साथ दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देंगे। नेटो की सदस्य संख्या इस वक्त अमेरिका, यूरोप और उत्तर अमेरिका के सदस्य देशों के साथ 30 है। फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश भी नेटो जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहते हैं और यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने से रोकने के लिए ही पुतिन ने हमला भी किया है। रूस के राजदूत की तरफ से यह नहीं बताया गया कि बेलारूस के पश्चिमी हिस्से में किस जगह टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती होगी, लेकिन बेलारूस का पश्चिमी बॉर्डर कहना ही काफी है, क्योंकि इससे लगे 3 देश पुतिन के बहुत बड़े दुश्मन हैं और वो हैं पोलैंड, लाटविया और लिथुआनिया। इन 3 पर हमला मतलब अमेरिका से सीधा युद्ध। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? 14 महीनों के महायुद्ध में पुतिन ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका कारण समझना बहुत आसान है कि पुतिन के पास भी परमाणु बम का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन ही होगा,
क्योंकि नेटो ने भी रूस को अपने परमाणु हथियार से लैस मिसाइलों से घेर रखा है। इस वक्त अमेरिका ने ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्की जैसे कई यूरोपीय देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное. ये बहुत क्लियर है कि बेलारूस में पुतिन न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती तो करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति लुकाशेंको को उसका रिमोट नहीं देंगे। लुकाशेंको का परम दुश्मन है पोलैंड, इसलिए बेलारूस को रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल नहीं देगा। ये हथियार सिर्फ बेलारूस में तैनात रहेंगे, जो पुतिन के ऑर्डर पर चलेंगे। रूस ने पहले ही बेलारूस के 10 एयरक्राफ्ट्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम बना दिया है। अब अगले महीने से पायलट की ट्रेनिंग भी शुरू करने जा रहा है। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के लिए रूस यहाँ एक स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है। Мы не передаем, ни США своим союзникам не передают. Они просто, мы в принципе делаем все то же самое, что они делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах у союзников и готовят их носители и их же готовят экипаж. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич попросил. रूस ने अभी बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनाती का फैसला भले किया। इससे पहले रूस ने बेलारूस में अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और न्यूक्लियर हथियार चलाने वाली इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती कर दी है। S-400 दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। बेलारूस में तैनात हो रहे पुतिन के परमाणु बम को लेकर खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि नेटो का विस्तार रूस को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। रूस ने अपनी घातक मिसाइल इस्कंदर को भी बेलारूस रवाना किया था। अब यही इस्कंदर मिसाइल टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार फायर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस ने अपनी घातक मिसाइल इस्कंदर को भी बेलारूस रवाना कर दिया है। अब यही इस्कंदर मिसाइल टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार फायर करने में इस्तेमाल की जा सकती है। इस्कंदर की क्षमता देख लीजिए। रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु